आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी रोज के बारे में पढ़ेंगे। रोज शीर्षक कहानी अज्ञेय की कहानी संकलन विपथागा के पहले संस्करण में है। रोज में एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक विवाहिता युवती मालती के यांत्रिक जीवन को आधार बनाया गया है। यह कहानी एक विवाहिता नारी के सीमित घरेलू परिवेश में बिताते हुए उबाऊ जीवन का सुप्रसिद्ध वर्णन है, जिसमें कि एक नवविवाहिता नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक धैर्य पर चलती हुई मालती उबाहट भरी दिनचर्या की कहानी से भरी हुई है। ये रोज की कहानी का प्रारंभ जो है दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की पैरों से पड़ती है। मानो उस वात्स्यायन जी को ऐसा लगता है मानो उस जगह पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ और नहीं था। उसके वातावरण में कुछ मने अथक पथक परिवेश था। बोझिल और प्रकंपीय घना सा फैला हुआ था। अज्ञेय जी की आहट सुनते ही मालती जो है घर के बाहर निकलती है। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई सी मुख मुद्रा जो है तनिक सी मीठे व्यंजन में विस्मय से भर जाती है। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे चला गया। चूँकि ये अज्ञेय जी की रिश्ते की बहन लगती थी, तो अज्ञेय जी इनसे मिलने गए थे, इस मालती महिला से। भीतर पहुंचते ही मैंने पूछा, वे नहीं है? अर्थात उनके पति के बारे में पूछते हैं। तो मालती जो है कहती है, अभी नहीं आए, दफ्तर से नहीं आए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे तक आ जाते हैं। कब से गए हुए हैं? तो वह बताती है, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? अज्ञेय जी पूछते हैं मालती से। तो मालती कहती है, मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। और मालती क्या करती है कि एक प्रश्न चिन्ह जैसा मुंह बना के चले जाती है। मालती एक पंखा उठा कर लाती है और कवि को पंखा हिलाने लगती है। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी और मुझे पंखा झेलने लगी। इतनी धूप से तो आए हो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, तभी उसके दूसरे कमरे में जो था उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वह चुपचाप उठती है और बच्चे के पास चली जाती है। मालती ने बच्चे को लिया और उसके पास लेकर लौटती है। फिर मुझसे कुछ दूर नीचे दरी बिछाकर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या रखा है? मालती ने बताया कि इसका नाम तो वैसे कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन टिट्टी कहते हैं। मैंने भी उसे बुलाया। लेखक जो ऐसे माहौल को देख के बड़े विस्मित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ इसके साथ, कि 2 वर्ष ही बीते थे, सब कुछ भूल गई है। क्या विवाह के 2 वर्ष बीते हुए सब कुछ भूल गई? अब मुझे दूर तक विशेष अंतर दिखाई देने लगे। लेखक जो है कुछ खिन्न से हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई क्या? उसने एकाएक चौंक कर कहा, बस। कुछ भी अज्ञेय जी जो लेखक हैं वे यदि कुछ भी उससे सवाल पूछते तो बस हाँ, ना और हूँ में ही जवाब मिलता था। इसके अलावा लगता है मालती कुछ जानती ही नहीं थी। लेखक जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जिसके साथ वो बचपन में खूब खेलते थे, खूब पढ़ाई की, सब कुछ साथ में किया, पर बरसों बाद आए भाई का स्वागत भी उसने उत्साहपूर्वक नहीं किया, बल्कि जीवन के अन्य औपचारिकता की तरह एक और औपचारिकता निभा दी कि जैसे अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है, बस उसी की भांति। लेखक बार बार सोचने लगते हैं कि बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। बस मुरझाए हुए चेहरे के साथ वो दिन भर किसी की आस में बैठे रहती है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है,
परंतु उसका भी उसे कुछ आभास नहीं होता है। बस जब दोबारा दरवाजे को खटखटाहट होती है तब वो उठकर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तब उसके पति जो महेश्वर जी है वो आते हैं। मालती के पति का नाम जो महेश्वर है वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। उनकी हैसियत में इन क्वार्टर में रहते हैं। हैसियत के हिसाब से प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 से 2 बजे लौटते हैं। फिर दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम में फिर दूसरी बार वो चले जाते हैं डिस्पेंसरी। छोटे से अस्पताल में पड़े हुए हैं। रोगियों को देखने और उनकी हिदायत देने में ही उनका पूरा दिन ढल जाता है। मालती जो है पति पर व्यंग करती है, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, पर कोई मर मुर जाए तो ख्याल भी नहीं होता। उसके पति जो है गैग्रीन नाम की एक रोगी की मतलब देखभाल करते हैं। उसी बीमारी के ये डॉक्टर रहते हैं, जिसमें कि टांगे काटने की तक की नौबत आ जाती है, इतनी बीमारी फैल जाती है। तो सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और रोगियों की मरने के प्रसंग को लेकर पति पर किए गए उसके व्यंग से उसकी संवेदनशीलता एवं जिजीविषा का भी पता चलता है। कांटा लगने पर गैंग्रीन होता है और उसके होने पर टांग का ऑपरेशन, यहाँ तक कि टांग काटने तक की नौबत आ जाती है। अस्पताल में रोगियों का मरना सब कुछ नित्य कर्म की तरह चलता रहता है, जिसे झेलना महेश्वर की भी नियति है। मालती जो कि मेरी मुंह बोली बहन थी, कभी कहते हैं कि हम दोनों के लिए खाना लेकर आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले वह बाद में पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठे रहती है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। बच्चे के रोने पर भी उसे जरा भी अफसोस नहीं होता है, उसे लगता है ये तो चिड़चिड़ाता है और रोज ही रोता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा कि चुप कर, जिससे वह भी और भी रोने लगा। मालती ने उसे भूमि पे बैठा दिया और बोली अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त कर लिया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 और चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मालती ऐसे माहौल में रहती है जहाँ की ना तो सब्जी भाजी ढंग से और सही तरीके से मिल पाती है, ना ही कोई नौकर चाकरी है। बेचारी अकेले ही घर का भी कार्य करती है, बर्तन मांजती है, जो भी सब्जी रहती है उसे 15 दिनों तक एक ही सब्जी चलाती है, क्योंकि ऊंचाई पे रहने के कारण नीचे से जब सब्जी भाजी आती है उसे ही वो बना पाती है, बाकी दिनों तक उसे इंतजार ही करना पड़ता है। घर पर जो है पानी की भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी, किसी दिन टाइम पे आती थी, किसी दिन अनटाइमली आती थी, कभी कितने भी बजे आ जाए उसे उस काम के लिए पानी के इंतजार में बैठे रहना पड़ता था। एक दिन आंगन में बार बार लौट लौट कर आ रही थी। मैंने पूछा कहाँ गई थी, तो बताने लगी आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे। क्यों पानी नहीं, पानी को क्या हुआ? तब वो बताने लगी कि यहाँ रोज ऐसा ही होता है, किसी भी वक्त पानी आ जाता है। आज शाम को 7 बजे आएगा तो बर्तन मांजूंगी, कल यदि 4 बजे आए तो उस समय मांजूंगी। घर से जुड़ी हर तरह की परेशानियों से वो लगभग जूझ सी रही थी और हमेशा खिन्न सी हो जाती थी। डिस्पेंसरी से जब महेश्वर जी आ जाते हैं तो वो वो लोग सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने चले जाती है मालती, क्योंकि पानी के नल आ चुका था। जब तक उन्होंने देखकर आंगन में एक और रसोई की छप्पर की ओर देखने चली गई, तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। मालती पूछती है कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लपेटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। फिर कागज जिसमें वो आम लपेटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती फिरती संध्या के उस क्षणिक प्रकाश में उसी पेपर को पढ़ने लगी। वह नल के पास जाकर खड़ी हो उसे पढ़ने लगी। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसने फेंक कर आम धोने लगी।
मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब वह अभी स्कूल में भर्ती ही थी, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी। उस समय इसे पढ़ने से कितनी दूर भागना था। जब इसके पिताजी डांटते थे तो ये इधर से उधर भागा फिरा करती थी ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े, और आज एक अखबार के पेपर को पढ़ने के लिए तरस रही है। तब कवि को, लेखक को पता चलता है कि घर की ऐसी निर्मम स्थिति है कि यहाँ एक पेपर तक नहीं आता। उस एक पेपर को पढ़ के और दुनिया की खबरों को जानने के लिए, कुछ बाहरी बातों के ज्ञान के लिए भी वह त्रस्त रहती है, और उस पेपर को देखकर उसकी मन की लालसा जागती है, और उस पेपर में पढ़े हुए, अखबार में पढ़े हुए जो समाचार थे दुनिया के, उसे पढ़कर अपनी जिज्ञासा को शांत करती है। इस कहानी का अंत जो है 11 बजने की घंटा ध्वनि से होती है, और तब मालती जो है करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटे गिनना उसकी जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहिता युवती के जीवन चरित्र के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटने और उसकी उदासी का चित्रण है। कहानी का शीर्षक भी मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या और उबी हुई सी जिंदगी की ओर संकेत करता है। मालती ऐसी हो चुकी थी मानो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। तभी तो यहाँ तक कि वो उसे रोज ऐसा होता है कि उसके बच्चे को चोट भी मामूली सी लगती है, क्योंकि उसे चोट रोज लगती है। मालती के मन पर लगने वाली चोट की चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती है। उसका आचरण जो है उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देती है। प्रति क्षण घंटे को गिनना और गिनती करना भी उसका भारी उबाऊ और जड़ता का सूचक है, क्योंकि हर समय वह घड़ी को ताकते रहती है कि इतने बजे उसे इस काम को करना है, इतने बज गए, बस ये काम है, बस काम और घड़ी, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। रोज कहानी की मुख्य संवेदना मालती के एक रस जीवन, उसकी सहनशीलता और समय के साथ समझौते से संबंधित है। यह नारी जीवन की एक त्रासदी भी है। समय प्रति पल प्रति क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है, परंतु उस मालती को क्या, जो 1 घंटा बीतने पर उसे लगता था कि चलो एक मनहूस घंटा बीत गया। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजना, रोज सारा काम करना और सब कुछ उसी के ऊपर जिम्मेदारी थी, जो रोज ही वक्त पर आती थी और जाती थी। पानी नहीं है तो वो बर्तन के लिए बैठे रहेगी। हर कुछ एक मजबूरी की तरह और एक त्रासदी की तरह उस पर बीत रही थी। और इन सब के पीछे उसका चिड़चिड़ापन जो है मालती के स्वभाव का एक अंग बन गया था, जो उसके व्यवहार और शब्दों में भी झांक झांक कर दिखाई पड़ता था। यह चिड़चिड़ापन मालती के उदास, यांत्रिक, ऊब भरे जीवन का परिणाम है, जिसे कहानीकार ने बड़ी ही कुशलता के साथ इस कहानी के माध्यम से अंकित किया है। तभी तो बरसों बाद आए भाई का स्वागत भी वह उत्साहपूर्वक नहीं करती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकता की तरह एक और औपचारिकता निभा बस रही होती है। उसे तो बस काम करना है और अपनी औपचारिकता को निभाना है। अपने दुखद जीवन को कैसे भी हर एक घंटे, हर एक पल के माध्यम से उसे अंत करना था। इस कहानी के माध्यम से कवि ने नारी जीवन के उस व्यक्तित्व का वर्णन किया है जो कि परिस्थिति और समय बना डालती है। कोई भी मनुष्य वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। समय और परिस्थितियाँ उसे उस रूप में बदल डालती है, जिस तरह की मालती के साथ हुआ था। मालती बचपन में जितनी ही खुशमिजाज और मतवाली, चंचल मतवाली लड़की थी, वैसी विवाह के 2 वर्ष में इतनी परिस्थिति और मजबूरियाँ उसे इतना बदल दिया कि वो वैसी नहीं रह गई थी। वो इस सब कुछ से अलग और अपनी दुनिया ही अलग समझती थी। बस उसे काम और बस औपचारिकता निभानी थी। उत्साह तो उसके अंदर था ही नहीं, चाहे वो यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के साथ भी वो प्रेम नहीं दिखा पाती थी। और यह सब कुछ एक अतिथि के रूप में गए हुए अज्ञेय जी ने पहली ही नज़र में भांप लिया था। लगता था कि उस घर में काली छाया मंडरा रही हो। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर
तो छाया घिरी हुई है। वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर लेगी, ऐसा महसूस होता था। हर ओर चारों तरफ मायूसी, निरस्ता, निर्जीव जैसा माहौल छाया हुआ है। जब इस कहानी का प्रकाशन हुआ था तो इस कहानी का नाम रखाया था गैंग्रीन, जो कि एक रोग है। उसके विषय में इस कहानी का नामकरण किया गया था, परंतु बाद में अज्ञेय जी ने इसका नाम रोज रखा, और देखा जाए तो बहुत हद तक यह नाम संगत ही है। और रोज कहानी का नाम जो है बड़ा ही सार्थक है। जिस प्रकार से समाज के सरोकारों से वह कटती हुई जा रही थी, जैसा कि मालती के बारे में बताया गया इस कहानी में, उसे रोज का अखबार तक हासिल नहीं होता था, जिससे उसे अपने उबाऊ जीवन में से 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया के बारे में कुछ क्या घटित हो रहा है उसके बारे में भी जान सके, उससे जुड़ने का, जानने का मौका तक मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचने, उसके लिए संघर्ष करने और उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती है, जैसा कि इस कहानी में मालती के साथ हुआ था। और यही कारण था कि वह, उसकी मनोदशा, उसका व्यवहार, उसका आचरण, सब कुछ इतना हद तक और इतने कम समय में बदल चुका था, जिसे अज्ञेय जी ने अपनी इस कहानी में बड़े ही सार्थक शब्दों में लिखा है, और उन सारे पल क्षणों का भी विवरण दिया है, जिससे कि आप इस बात को असली तरह सही तरीके से भाप सके। रोज कहानी मालती के वैवाहिक जीवन का चरित्र और मध्यम वर्गीय जो स्त्री के जीवन का यथार्थ वर्णन है। तो इस तरह से अज्ञेय जी द्वारा लिखी हुई कहानी रोज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।